गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत हम राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का आज अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है हमारे राज्यसभा राज्यों का उच्च सदन, हमारा दूसरा चैम्बर, हमारे राज्यों का सदन राज्यसभा है। आज ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं, क्या उनके पास शक्ति है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी राज्यसभा के पास विधायी कार्य, विधायी शक्तियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे विधायी कार्य। देखिए, जो विधेयक होते हैं, विधेयक प्राय बिल, विधेयक अर्थात बिल कई प्रकार के होते हैं। सामान्य विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है तथा विधेयकों के कई प्रकार होते हैं। समझने के लिए कहते हैं कि जो वित्तीय विधेयक के अलावा या धन विधेयक के अलावा जो सामान्य विधेयक होते हैं अर्थात इनको कह सकते हैं गैर वित्तीय विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक जो ऐसे विधेयक जो वित्तीय विधेयक या धन विधेयक नहीं है, उनके अलावा जो भी सामान्य विधेयक है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा को बराबर की शक्ति प्राप्त है। सामान्य विधेयक के संदर्भ में हमारी राज्यसभा और दूसरा पहला जो हमारा निम्न सदन है, पहला चैम्बर जिसे कहा जाता है लोकसभा, दोनों को बराबर की शक्ति है। अर्थात आप समझेंगे कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिस प्रक्रिया से लोकसभा में गुजरे। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से लोकसभा ने उस बिल को पारित किया, उस विधेयक को पारित किया, उसी प्रकार से राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। ठीक है। अब वो इसका प्रक्रिया ये है कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा 6 महीने के भीतर भीतर उस बिल को पारित करती है। अगर नहीं करती है तब फिर राष्ट्रपति की आज्ञा से या राष्ट्रपति की परमिशन से एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन, देखिए संयुक्त अधिवेशन अर्थात ज्वाइंट मीटिंग जिसमें हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ज्वाइंट सेशन होता है या संयुक्त अधिवेशन होता है। अब ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति की परमिशन से ही बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति परमिशन देंगे तभी बुलाया जाएगा जब उसको लगे हमारी सरकार को कि ये बिल बनाना अति आवश्यक है, इस बिल को मतलब कानून के रूप में तब्दील करना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है मिली सरकारों में कि लोकसभा में तो सत्ता पक्ष को बहुमत होता है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है, तो फिर राज्यसभा में बहुमत के बाद वो बिल रुक जाता है। लेकिन सरकार के लिए वो बनाना अति आवश्यक होता है, तब फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात लोकसभा स्पीकर है, वही करेंगे। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारी जो लोकसभा है उसके 545 मेंबर है, हमारी राज्यसभा है उसके 245। अब जो दोनों के संयुक्त रूप से बैठक होगी तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या ज्यादा है तो जीत उम्मीद है तो उसमें पारित हो जाता है। प्राय आपको तो ऐसा कोई विकल्प होता नहीं है, लेकिन हमारे संविधान
दहेज निषेध अधिनियम 1961 में जो लाया गया था, उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। उसके बाद में 1978 बैंकिंग सेवा विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। फिर 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उस पर बुलाया गया था। तब तक 3 बार हमारे यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब कोई भी लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से नहीं हो पाता, तब जाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये हम विधायी कार्य में ये स्पष्ट किया कि साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा क्या क्या अपनी शक्ति को पूर्ण करती है। यह हमने समझा विधायी कार्य। अब हम समझने का प्रयास करेंगे संविधान संशोधन विधेयक। बिल्कुल सही, किसी भी देश का संविधान एक बार बनने के बाद में अनवरत रूप से ऐसे चलता रहेगा, ये कहना एक प्रकार से हास्यास्पद होता है, क्योंकि समय के साथ उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब भारत जैसे देश, विविधता वाले देश में अति आवश्यक हो जाता है कि किसी संविधान में लिखित उपबंध को संशोधन करना। अब संविधान संशोधन कौन करेगी? हमारी संसद करेगी। राज्य इसमें पहल नहीं कर सकते। सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? संसद से होती है। संसद के हमारे 2 सदन, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। स्पष्ट है। तो देखो, संविधान संशोधन के संबंध में हमारे संविधान में ये प्रावधान क्या है कि हमारे दोनों सदन को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा दोनों को बराबर की इक्वल शक्तियां प्राप्त है, किसी को भी ज्यादा नहीं है। स्पष्ट तौर पर समझना है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। अब क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है। अगर लोकसभा में पेश हुआ है तो फिर वहां पर साधारण बहुमत में विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा, तब वो पारित माना जाएगा। साधारण बहुमत में क्या होता है? ओनली फॉर 50% से अब 51% से वो पारित हो जाता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत अति आवश्यक है। 2/3 बहुमत से पारित होगा। ठीक है। अब हम माना कि लोकसभा से 2/3 विशेष बहुमत, इसको 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है कि लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित होकर राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा में उसी प्रक्रिया से गुजरेगा जिस प्रक्रिया से लोकसभा में गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर भी राज्यसभा में भी उस संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष बहुमत से पारित करना होगा। अगर राज्यसभा ने विशेष बहुमत से पारित किया है तो ही संविधान संशोधन विधेयक आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर वही रुक जाएगा। आपको स्पष्ट समझना है। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह आपको स्पष्ट समझना है। समझा? साधारण विधेयक के संबंध में है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह आपको स्पष्ट करना है। बात स्पष्ट है। अब जो शक्ति लोकसभा को है वो शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। लोकसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी, राज्यसभा भी विशेष बहुमत से पारित करेगी। दोनों सदन से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक हस्ताक्षर किया जाता है और राष्ट्रपति इसको न तो लौटाते हैं, न वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, उनको साइन करना ही होता है। यह कहलाता है संविधान संशोधन विधेयक। तो आप क्या समझे? यहाँ पे स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन विधेयक पर हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। किसी को भी ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों से पारित होगा तब ही वो संविधान संशोधन विधेयक पारित माना जाएगा। स्पष्ट हुआ? अगला है वित्तीय शक्ति। ये बात आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है कि वित्तीय मामलों में हमारी राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है लोकसभा की तुलना में। लोकसभा इस मामले में अर्थात लोकप्रिय सदन जो लोकसभा माना जाता है, इस मामले में ज्यादा शक्तियां रखता है। देखिए, एक होता है धन विधेयक या वित्त विधेयक। ये दोनों ही विधेयक हमेशा के लिए लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। कहां पर? लोकसभा। ये कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होंगे। स्पष्ट होना है आपको कि धन विधेयक और
वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। लोकसभा से पारित होने के बाद में ये राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा के पास केवल 14 डेज, केवल 14 दिन तक, 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को पास करना होता है। अगर पास नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि पास हो गया। लेकिन कई बार जब पास करके भेजते हैं तो उसमें राज्यसभा उसमें कई प्रकार के सुझाव देती है, क्या ये खर्च कम कर दो, ये बढ़ा दो, ये घटा दो, कई प्रकार के सुझाव देती है। अब ये सुझाव मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे तो मान भी सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती। बाध्यता किसी प्रकार की नहीं है, ये आपको स्पष्ट तौर पर समझना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वित्तीय मामलों में या वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा के पास बेहद सीमित शक्तियां हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट ये हमेशा हमारी लोकसभा में पेश होते हैं और लोकसभा में पास होने के बाद में ये राज्यसभा आते हैं और राज्यसभा 14 दिन के भीतर भीतर उसको पारित करके वापस लौटा देती है। अगर नहीं लौटाती तो पारित मान लिया जाता है। दूसरा, सुझाव दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, दे सकती है, तो मानना न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। बात स्पष्ट हुई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, ज्यादा शक्तियां नहीं है, ज्यादा शक्तियां लोकसभा के पास हैं। स्पष्ट हुई। अब हम समझेंगे हमारे लोकसभा की विशिष्ट शक्ति, ऐसी शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं जो केवल राज्यसभा, माफ करना, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। मैं ऐसी राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा हूं जो केवल इनके पास है, लोकसभा के पास है। तो देखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, आर्टिकल 249 आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में आर्टिकल 249 में राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य सूची में लिखा गया कोई विषय, देखो सूची अलग अलग प्रकार की, संघ सूची जिसको केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सूची, संवर्धित सूची और अवशिष्ट सूची, अलग अलग 4 प्रकार की लिस्ट है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची की, कि राज्य सूची में लिखा गया कोई विषय अगर वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो हमारी राज्यसभा 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत से पारित करके राज्यसभा मतलब राज्य सूची में लिखा गया कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। एक बात मैं स्पष्ट करता हूं कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है कि राज्य सूची में लिखा गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित करके उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को दे सकती है। स्पष्ट हुआ? आपको पता होना चाहिए कि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्य को। लेकिन कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, पूरे भारतवर्ष का हो गया है, तो उस पर कानून बनाना भी आवश्यक हो गया है, तो ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है आर्टिकल 249। तो फिर वो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित करके उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को सौंपता है। स्पष्ट हुआ? यह है आर्टिकल 249। एक है आर्टिकल 312। ये भी हमारी राज्यसभा की विशिष्ट और विशेष शक्तियां हैं। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से नई अखिल भारतीय सेवा, आपको पता होगा IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवा, उसी प्रकार से भविष्य में किसी नई प्रकार की अखिल भारतीय सेवा का गठन करना कौन करेगा? यह शक्ति भी हमारे संविधान में हमारी राज्यसभा को दी गई है। किसको? राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करके 312 के तहत किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का
अधिकार हमारी संसद को दे सकता है। ठीक है, ये 312। तो अभी हमने दो हमारी विशिष्ट शक्तियां, विशेष शक्तियां जो हमारे राज्यसभा की आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 जो मिली हुई उनके बारे में समझा। अगला है हमारे कुछ अन्य कार्य। इन सब कार्यों के अलावा हमारी राज्यसभा और क्या क्या कार्य करती है, तो आप समझिए। आपको पता होगा कि हमारी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हमारे राज्यसभा के सदस्य जब कभी भी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, महाभियोग की प्रक्रिया हो, तो उसमें भाग लेते हैं। स्पष्ट हो। कई बार यह होता है कि देश में संकट काल लागू हो या संकट काल की घोषणा हो गई, लेकिन उस समय हमारी लोकसभा बीतती है या हो जाती है, तो फिर इसका जो अनुमोदन करना होता है लोकसभा की घोषणा का 1 महीने के भीतर संकट काल की आपातकाल की जो घोषणा है उसका अनुमोदन करना है, और हमारी लोकसभा बीतती है तो हमारी राज्यसभा उसका अनुमोदन करने की शक्ति भी रखता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ अन्य शक्तियां या अन्य कार्य रूप में ये स्पष्ट किए। तो ओवरऑल एक बार पूरा आपको स्मरण करा रहा कि आज हमने राज्यसभा के कार्य शक्तियों के बारे में देखा। सबसे पहले देखा विधायी कार्य। विधायी कार्य मतलब जो गैर वित्तीय विधेयक, सामान्य विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा को बराबर की शक्ति प्राप्त। लेकिन अगर लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा में वो बिल पारित नहीं हुआ तो हमारी सरकार राष्ट्रपति की परमिशन से संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन बुला के उस बिल को पारित करवा सकता है। तो कहने पर शक्तियां बराबर है, लेकिन अंतिम पलड़ा लोकसभा को भारी हो जाता है। प्राय तौर पर ये शक्ति उसके विधायी कार्य के सामने होती है। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो आपको स्पष्ट समझना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। किसी बिल को भी ज्यादा नहीं, बराबर की शक्तियां हैं। अर्थात कोई संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा में पारित हुआ है तो राज्यसभा से पारित करवाना ही होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप जैसे एग्जाम्पल है, जब टीवी पर खत्म करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया तो राज्यसभा पास नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे जो पंचायती राज के लिए सबसे पहले जो राज्यसभा सरकार ने कोशिश की थी तो उसमें भी वो संविधान संशोधन विधेयक करके पास नहीं हो पाए राज्यसभा। जैसे कई बार होता है कि संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में रुक जाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन बराबर शक्ति रखते हैं तथा जो शक्तियां लोकसभा को ऐसे राज्यसभा को दोनों ही सदन विशेष बहुमत 2/3 विशेष बहुमत से पारित करके उस विधेयक को आगे भेज सकते हैं। फिर हमने वित्तीय शक्तियों का हमने देखा कि हमारे राज्यसभा के पास कोई महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति नहीं है। धन विधेयक पास होते हैं, वो प्राय लोकसभा में पेश होते हैं। लोकसभा फिर उसको राज्यसभा भेजते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन के भीतर अगर लौटा दे तो सही है, नहीं तो पारित मान लिया जाता है। विशेष शक्तियों की मैंने आपको बात की, आर्टिकल 249 राज्य सूची में देखा गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति हमारे राज्यसभा संसद को दे सकती है। या फिर 312 के तहत किसी नए